नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। उत्तराखंड में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनी विधानसभा में होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार करीब 79,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करेगी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि बजट का निर्माण हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए किया गया है और विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं विपक्ष के विधायकों की ओर से भेजे गए 600 से अधिक प्रश्न सदन में सरकार की परीक्षा लेंगे। आपको बता दें कि 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनी विधानसभा में होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार करीब 79,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि बजट का निर्माण हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से भेजे गए 600 से अधिक प्रश्न सदन में सरकार की परीक्षा लेंगे। सत्र के पहले दिन यानी 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 15 मार्च को नया बजट विधानसभा में प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा और पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों के लिए जो आम बजट आया है, सबकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी को आधार मानकर, उसी को पाथेय मानकर हमने उत्तराखंड के बजट को भी बनाने का प्रयास किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होगा, जो 18 मार्च तक चलेगा। सरकार जहां बजट सत्र की तैयारियां मुकम्मल होने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। विपक्ष ने कई मुद्दे तैयार कर लिए हैं, जिसमें अंकिता भंडारी मामला, बेरोजगार पर हुआ लाठीचार्ज, जोशीमठ आपदा और महंगाई के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की बात कर रहा है। इस बार बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी। ये इसलिए खास है क्योंकि सत्र के दौरान सोमवार के दिन मुख्यमंत्री को अपने विभागों के जवाब देने होते हैं। पिछले कई सालों से ऐसा कोई सत्र नहीं हुआ जिसकी शुरुआत सोमवार से की गई हो। सरकार और सरकार के मंत्रियों का दावा है कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए होमवर्क पूरा कर लिया गया है। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करें। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर मजबूत लोकायुक्त लाएंगे, 5 साल पहले के गुजर गए, 1 साल ये भी गुजर गया है, 6 साल में लोकायुक्त नहीं ला पाई सरकार। तो मैंने कहा ना कि
तमाम मुद्दे हैं, विषय को लेकर हम सरकार को भेजने का काम करेंगे। सर गैरसैंण भी क्या मुद्दा है, क्योंकि गैरसैंण को रहने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी को बना दिया, लेकिन गैरसैंण कह रही है अभी भी। निश्चित रूप से, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और ग्रीष्मकाल में वहां सत्र नहीं होगा। सरकार ये कह करके अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, साहब उस समय यात्रा चलती है। तो भैया तो सोच समझ के, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई निर्णय लो तो सोच समझ के लेना चाहिए। तो उस समय सोचना चाहिए था जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो फिर ग्रीष्मकाल का जो सत्र होगा वो कहाँ होगा? भराड़ीसैंण में होना चाहिए ना। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अच्छा प्रीतम जी, बड़ा मुद्दा था कि मुख्यमंत्री जी ने 10 प्रस्ताव मांगे थे आप लोगों से, तो कुछ काम शुरू हुआ? देखिए 10 प्रस्ताव हमने भेज दिए हैं और मुख्यमंत्री जी हर लोकसभा की जो है समीक्षा बैठक विधायकों के साथ करने का काम कर रहे हैं। अब हमें तो पिछले 5 साल में भी किसी ने नहीं बुलाया, 1 साल ये भी व्यतीत हो गया, इसमें भी किसी को नहीं बुलाया। पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक हुई, हमारे विधायक है राजेंद्र भंडारी जी, उनको नहीं बुलाया। अब जो है मुख्यमंत्री तो कुछ कह नहीं रहे और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे मान न मान में तेरा महिमा। अरे आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बैठक अलग आउट करेंगे? क्या कोई संवैधानिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास ये कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जो है हमारी बैठक अलग बुलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए। ये तो हालत है इस सरकार में और भाजपा में। हमने प्रस्ताव भेजे हैं, अब देखते हैं सरकार ने जो कहा है उसको करती है या नहीं करती है। सरकार विपक्ष के हर हमले का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। सरकार के सारे मंत्री बिल्कुल तैयार हैं और जो भी सवाल विपक्ष करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। 13 तारीख से सत्र होना है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन की शुरुआत हुई और सरकार के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। तो ये पहला सत्र ग्रीष्मकाल के दौरान 13 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा और इसमें पूरी तरह से सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। फिलहाल पक्ष विपक्ष दोनों को 13 मार्च का इंतजार है, जिस दिन से सत्र शुरू होगा और जनता की निगाह धामी सरकार के बजट पर टिकी है। जनता बजट का पिटारा खुलने का इंतजार कर रही है। वैसे तो सरकार का दावा है कि बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, लेकिन 15 मार्च को बजट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से भेजे गए 600 से अधिक प्रश्न आ चुके हैं, जो सदन में सरकार की परीक्षा लेंगे। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार साधना शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख रविंद्र कुमार जी का कर लेते हैं। रविंद्र जी, 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या तैयारियां आपने कर ली है और कितना तैयार आप इस बजट सत्र को लेकर हैं? देखिए, बजट जनताओं की अपेक्षाओं पे उनको ध्यान रखते हुए तो युवाओं, महिलाओं, नौजवानों और दूरस्थ रहने वाले क्षेत्रों के हमारे जनजातीय लोग हैं, उनको इसमें आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा प्रदेश पर्यटन और तीर्थाटन, इसके लिए हमारा प्रदेश की एक अपनी पहचान है। पर्यटन के लिए यहाँ बहुत सुंदर मनोरम दृश्य देखने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ की ओर आते हैं और ऐसे ही धार्मिक आस्था रखने वाले धार्मिक अपने को कहीं ना कहीं देवभूमि धरती की ओर कनेक्टिंग करने के लिए आस्था के प्रति जिनका समर्पण भाव है, ऐसे लोगों की भी एक संख्या पूरे देश भर से, विदेशों से भी हमारे प्रदेश की ओर आती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खास करके उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ध्यान कर रही है,
उसी प्रकार से प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उसमें इसके केंद्र के सहयोगी की तरह और इसमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा किया जा सके, जिससे कि यहाँ पर आने वाला जो भी बाहर से व्यक्ति है वो हमारे इस प्रदेश को एक अलग सा अनुभव लेके, एक अच्छा अनुभव लेके हमारी प्रदेश की छवि को, एक उन्नत प्रदेश की छवि को लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरे प्रदेश को होगा, हमारी जनता को होगा, आर्थिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी इस प्रदेश की कहीं ना कहीं साख जरूर बढ़ेगी। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अन्न श्री योजना का एक शुरू की है, जो मोटे अनाज को लेकर, खास करके छोटे किसान जो छोटी खेती करते हैं, हमारे प्रदेश में पहाड़ पर खेती करने वाले जो किसान हैं वो उनकी खेती छोटी छोटी है, सीढ़ी नुमा खेत है। तो कहीं ना कहीं मोटे अनाज को लेकर पूरी दुनिया भर में जिस प्रकार का समर्थन भारत को मिल रहा है, और भारत इस समय दूसरे नंबर पे है मोटे अनाज को लेकर, और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में दुनिया के पहले देशों में अग्रणी भूमिका देगा। मोटे अनाज का जो बड़ा उत्पादन करेगा, इसका लाभ हमारे प्रदेश के किसान को, यहाँ पे इसकी खेती करने वाले लोगों को बहुत मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो अनाज है, जो दालें हैं, कई प्रकार के आटा, जिससे कई बीमारियों में भी वह काम करता है। तो इस प्रकार की खेती जो होगी तो हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार में और यहाँ की आर्थिकी बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार जरूर साबित होगा। और नए रोजगार के अवसर सर्जन करने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत सारे फैसले इसमें ऐसे होंगे कि नए रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे कि नई सेवाओं को लेके कुछ चीजें नई हो सकती हैं। और दूसरी, महिलाओं का लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट करके एक हमारा पहले से ही एक अभियान चल रहा है, जिसमें एक जिले में महिलाएं समूह द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही है, उसको एक पंख मिलेंगे इस बजट के द्वारा। इसमें और इसके लिए आगे इसके लिए बजट का प्रावधान होगा, पलायन रोकने के लिए की होगा। और जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को लेके माननीय धामी जी ने अपना विजन दिखाया कि सौर ऊर्जा को हम एक हब बनाने की ओर दिशा में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रावधान इसमें होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना, खर्चों को कम करना, जो फ्यूचर में भी आगे हमारे पे लायबिलिटी खर्चों की ज्यादा ना बढ़े, उस प्रकार की नीति पे काम करना आज ही से, अभी से ही, कि हमारी लायबिलिटी लगातार बढ़ती न रहे। क्योंकि कुछ एक चीजों में ऐसी है कि हमारा 30-35%, 40% तक भी हमारी आय का जो वो है उसमें चला जाता है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, उसको रोकने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए इस पे काम जरूर। ठीक है। हीरा सिंह जी, क्या कहेंगे? बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है 13 मार्च से। एक बार बजट सत्र को लेकर क्या सोचना है आपका, क्या कहेंगे आप बजट सत्र को लेकर? जो बीजेपी का बजट सत्र है, जिस प्रकार का उल्लेख ये लोग कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पलायन के मामले में केवल बात हो रही है, नौकरियां दे तो नहीं रहे, लेने का सिलसिला जारी हो रहा है। लोग को बसात होने से है, मसूरी में 80 परिवारों को उजाड़ दिया जो आजादी के समय से वहाँ रह रहे थे। अवैध कब्जे, इनके विधायक लोग इसी काम पर लगे हैं कि बाहर से बुलाकर अवैध कब्जे हो रहे, सरकारी संपत्ति को लूट मार कर रहे। जो हमारे स्वास्थ्य की दुर्दशा है, जो भर्ती प्रकरणों में घपले पर घपले, भ्रष्टाचार को सीबीआई जांच में बैठाने को तैयार है। क्या परेशानी हो रही है? अंकिता भंडारी केस में अगर नौजवानों ने मांग की तो लाठीचार्ज कर दिया, उनको उठा दिया गया, उनको धरना प्रदर्शन का अधिकार छीन लिया गया। तो जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे तो आप लाठीचार्ज झूठे केसों में क्यों फंसा रहे? इतने 40,000 एक पद है, लेकिन नहीं भर पा रहे आप लोग पारदर्शी तरीके से। ये जब पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ आपके भर्ती प्रकरणों से, एक की बात सब में लूट, तो क्या बड़े नेताओं के या मुख्यमंत्री ऑफिस की सह के बिना ये काम हो रहा है? आपने छोटे से पकड़ लिए, व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट, किस पर हाथ डाला? नहीं डालेंगे आप। ना अंकिता भंडारी केस में नहीं आप हाथ डाल रहे, क्यों नहीं आप सीबीआई जांच करवा रहे? क्या परेशानी सरकार को है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा प्रदेश, पूरे देश में शर्मसार हुआ है। लेकिन आप मैंने समझता भावना तो है नहीं, मर गए आप लोग।
ये देवभूमि में इस प्रकार के कांड हो रहे कि भर्ती प्रकरण हो रहा, अंकिता भंडारी कांड हो रहा, लोगों को उजाड़ा जा रहा, बाहर के लोगों को बुला करके अवैध कब्जे कराए जा रहे। तो यहाँ भू माफिया और खनन माफिया का राज है। खनन के पट्टों की लूट मुख्यमंत्री ऑफिस से हो रही है। ये प्रदेश कहाँ जाएगा? 40,000 वैकेंसी हमारे प्रदेश में नहीं भर पा रहे आप पारदर्शी तरीके से। जो लगे हैं उनको प्रमोशन, जो संविदा कर्मचारी हैं हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको रेगुलर करो, रेगुलर का समान करेगा समान वेतन दो, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। शर्म नहीं है बीजेपी सरकार को? फिर कहते हैं हम नौजवानों का हितैषी हैं कि आप उनको प्रतिबंध लगाने का सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर उनको 30-35 संविदा कर्मचारी जो ओवर एज हो गए, 15-15 आपके सभी सवालों का जवाब लूंगी। हीरा सिंह जी, आपके सभी सवालों का मैं जवाब लूंगी। रविंद्र जी अपने जवाबों के साथ तैयार रहेगा। सीधा रुख साधना जी का कर लेते हैं। साधना जी एक बात और कह दूं कि अभी इन्होंने उधम सिंह नगर में एक चीनी मिल को, सरकारी चीनी मिल को प्राइवेट के हाथों दे दिया। लाला के हाथ बेच रहे हैं। हरिद्वार में हर महीने किसी कंपनी से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। पूरा प्रदेश जल रहा है बेरोजगारी की आग में, महंगाई की आग में। लेकिन नहीं, इन्होंने गैस सिलेंडर का क्या चिंता करेंगे? बेरोजगारी की चिंता नहीं है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। एक उपलब्धि प्रदेश में बता दें, एक उपलब्धि। रोजगार है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं। ये क्या महिला दिवस मनाएंगे? अंकिता भंडारी केस जब सामने आता है। चलिए ले लेते हैं ना जवाब, ले लेते हैं। रविंद्र जी जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। साधना जी किस तरीके से देखती है बजट को? देखिए 13 मार्च को जो बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाया जा रहा है, बजट का वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत होगा, उसके लिए 79,000 करोड़ का 1000 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। पहले मैं एक बात बहुत जरूरी कहूंगी। देखिए 13 तारीख को तो होगा अभिभाषण। अभिभाषण भी क्या होता है, गवर्नर जो है फर्स्ट पेज पढ़ते हैं या लास्ट पेज पढ़ते हैं, या अभिभाषण जब बोला गया है तो क्यों नहीं गवर्नर से आप पूरा अभिभाषण करने देते हैं उनको। दूसरी बात मैं कहूंगी कि जब बजट सत्र या कोई भी सत्र शुरू होता है तो सत्र होता है 8 दिन का, 7 दिन का, 4 दिन का। बजट सब 2 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। कितना पैसा खर्च होता है सबको लाने में। अब जैसे ऊपर ही गैरसैंण में होगा, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, कितनी मशीनरी सारी वहाँ लग रही है। बजट सत्र आपने हाय हल्ला करके खत्म कर दिया और जो हमारे ब्यूरोक्रेट या और अधिकारी कर्मचारी हैं वो खुश हो जाते हैं, लोग की बजट तो खत्म हो गया, अपने छुट्टी पे चलो, अपने चलो शहर में अपनी मर्जी करो। ऐसे पूरे 2001 जब से बना है राज्य, जब से ही ऐसा होता आ रहा है। और जब कोई भी अपने सत्र चलाया है तो अब राज्य के हित के लिए तो बात करेंगे आप। उसमें छोटे से पीरियड, मजदूर, महिला सबके लिए आप उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन वो सत्र 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उस सत्र पे चर्चा नहीं होगी, महिला उसमें भी तो राज्य का नुकसान होता है। कितनी मशीनरी वहाँ जाएगी, कितने लगेगा, वहाँ पे कितना पैसा लगेगा, उस पैसे का कौन ध्यान करेगा? राज्य का नुकसान कितना हो रहा है इसके लिए। कहीं तो आप राजस्व प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कहीं अपनी तरफ से ही लॉस कर रहे हैं अपने देश राज्य का। तो ये सब भी होना चाहिए। पक्ष विपक्ष को भी होना चाहिए ये बात, जो आपका भी तो राज्य है ये, आप उसको चलने नहीं दे रहे। आप बैठ के बात करिए, कोई हल्ला उल्ले से तो कोई बात होती नहीं है। आप सत्र नहीं चलने देंगे तो क्वेश्चन उठेंगे कैसे, उनका निराकरण कैसे होगा? बैठ के आप बात करेंगे तो ये उसका हल भी निकलेगा। अब जैसे समूह मंथन हुआ था, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही था। जब मंथन हुआ तो अमृत निकल के आया ना, तो ऐसे ही इसमें भी अगर मंथन होगा तो अमृत निकल के आएगा। आप सत्र को चलने नहीं देते या सत्र में हाय हल्ला उतरता है, वो बजट पास कर देते हैं या कोई भी क्वेश्चन आवर जो खत्म कर लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। राज्य का नुकसान होता है इससे। इतनी मशीनरी वहाँ लगी रहती है, पूरे सरकारी कर्मचारी वहीं लगे रहते हैं और पूरी पुलिस वहीं लगी रहती है। बिना बात का ढेरों का खाना बन रहा है, ढेरों की चाय बन रही है, उससे कोई फायदा थोड़ी है। राज्य का नुकसान होता है। आप सत्र चलाइए, सत्र में सब बातें लाइए और अच्छे से उनका निराकरण कीजिए, तब तो राज्य का फायदा होगा। नहीं तो ऐसे सत्र से कोई फायदा नहीं है। आप सत्र चलाए, हाय होल्ला हो, सत्र 8 दिन का हो और 2 ही दिन चला। अब ये जो पिछले दिन सत्र चला तो 2 ही दिन चला था बस। तो ऐसे तो राज्य का विकास ऐसे नहीं होगा। आप बैठ के बात करिए, उनका मंथन करिए, उन बातों पे उनका समाधान निकालिए। इन बातों से कोई इलाज नहीं है कि हम एक दूसरे को पक्ष विपक्ष अपना आरोप सिद्ध करते रहे। चलिए ठीक है साधना जी, आऊंगी आपके पास। साधना जी आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी दे दीजिए जवाब अब। देखिए, मैं
जो भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हो और दूसरी हमारी बहन संध्या जी, मैं सुन नहीं पाया कौन सी साधना जी कौन सी पार्टी से थे, आम आदमी से या यूपीडी? वरिष्ठ पत्रकार। ओके, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जी जी। तो देखिए, जो भी जिसने भी सवाल है, मैंने एक चीज, आपने जब अपने डिबेट की शुरुआत करी तो बजट को लेकर करी कि बजट किस प्रकार का होगा, बजट में क्या क्या होगा। मुझे चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, किसी ने इसको लेके जरा सी भी अपनी कोई ऐसा सुझाव या ऐसी अपनी बात नहीं रखी कि बजट में क्या क्या होना चाहिए और बजट में क्या क्या होगा। सिवाय आप भी नहीं रख रहे रविंद्र जी, आप भी तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, आप भी नहीं कर रहे हो तो आपने सुना ही नहीं, इसका मतलब मुझे साधना जी मैं तो लगातार सुन रही हूँ। तो आप बताइए, आपने नहीं सुना तो आप, मैंने बजट के अलावा किसी दाएं बाएं की बात ही नहीं करी, सिवाय बजट का मेरी बजट मेरे से बात की कि मेरे से बजट की बात करी एंकर ने, मैंने बजट पे जवाब दिया। आपसे बजट की बात करी, आपने कहा सत्र कैसे चलेगा। देखिए, सत्र को चलाना अभी भी कहा गया, आज भी पेपर में दिया हुआ है, इसमें कार्य उसकी समिति होती है, उसकी कार्य मंत्रणा समिति के जो लोग होते हैं, इसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, सत्र को घटाया उसकी सहमति से जाता है, और अगर सत्र की जरूरत होगी तो बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से आज आप बहस में जिस प्रकार के सवाल आपने पूछे हैं और सवालों के जवाब आपके पास क्या हैं, इसी से पता लग जाएगा कि आप सत्र में जब जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विपक्ष के लोग कितना जनता से जुड़े मामलों को वहां उठाएंगे या खाली हल्ला मचा के वॉकआउट कर जाएंगे। ये देखना हमें भी बहुत होगा कि क्या वो जनता की गाड़ी कमाई से जो सत्र का समय हमें मिलता है, उसमें सवाल उठाने का, जनता के हित में प्रश्न करने का, बजट पे चर्चा करने का, ठीक है रविंद्र जी, हैं पहले जवाब दे दीजिए। रविंद्र जी, हीरा सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले जवाब दे दीजिए रविंद्र जी, ये बात में देखिए हीरा सिंह जी ने जो सवाल किए वो लंबे समय से, वो अंकिता भंडारी जी के बारे में बोल रहे हैं, लंबे समय से है, उसकी जांच चल रही है, अपराधी जेल में है उसमें, और यूकेएसएससी में जिस प्रकार से इतना लंबे समय से जो कांग्रेस द्वारा पोषित करे हुए जो ये नकलची थे, उनको सबको जेल में डालने का काम किया। नकल विरोधी इतना बड़ा कानून, देश भर का सबसे सख्त कानून बनाया। अब इसमें आप ये बताइए ना, इसमें सवाल क्या है। लगातार कोर्ट ने भी कहा है, ये कोर्ट में गए, इनके विपक्ष के नेता भुवन कापड़ी जी कोर्ट में गए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, एसआईटी जो जांच कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं। तो आप बताइए, इसमें आप कोई एक ऐसा जवाब या कोई एक इनके पास, विपक्ष के पास कोई ऐसा सबूत कि कार्रवाई उस पर नहीं है, उसे बचाने का काम किया, तो बिल्कुल बताइए आप। आज जिन लोगों ने इस प्रदेश की छवि को खराब करने का काम किया है, चाहे यूकेएसएससी ने, चाहे वो हमारी बहन अंकिता भंडारी को लेकर, उन सारे अपराधियों की जगह जेल में है। सबके ऊपर कानूनन रूप से सख्त कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियां सीज करने का काम हो रहा है, उनको सजा दिलाने का काम अब कोर्ट में उनके लिए बाकायदा पैरवी हो रही है कि सख्त से सख्त उनके ऊपर सजा दिलवाई जा सके। लेकिन सिवाय सिर्फ भ्रम फैलाने के, आप सदैव एक ही बात करने के, इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है, या तो कोई आपके पास ठोस प्रमाण है तो आपको हमें नहीं बताना यार, तो कोर्ट में दे दीजिए जाके जी, उन्होंने कहा जी इन्हें बचाने का काम हो रहा है, आप कोर्ट में बता दीजिए। तो जनता को भ्रम फैलाने का काम, जनता को बार बार सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर आप कोई हित की भी बात कर लीजिए इस प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई, प्रदेश में जो विपक्ष है वो जनता के हित में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। रविंद्र जी, अगर बात बजट की कर ली जाए तो क्या लग रहा है, क्या क्या चुनौतियां लग रही है कि बजट को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये अहम चुनौती हो सकती है बजट को देखते हुए? देखिए, बजट में चुनौती, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी चुनौती बजट में को लेकर है कि जिससे हमारे प्रदेश में कोई दिक्कत आने वाली है। देखिए, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए
अधिक से अधिक प्रयास करने हैं और धामी सरकार बड़े कुशलता से इसके ऊपर काम कर रही है। देखिए 2-3 चीजें, हमारा छोटा सा प्रदेश है, 13 जिलों का प्रदेश है। हमारे यहाँ आय का प्रमुख तो स्रोत जो है वो तीर्थाटन और पर्यटन है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इनको फोकस करके जिस प्रकार से 2014 के बाद से चाहे रोडों का चौड़ीकरण हो, चाहे हमारे तीर्थ स्थलों का विकास हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, कर्णप्रयाग तक रेल ले जाने की हो, ऊपर पहाड़ों पे लोगों के रहने रुकने के लिए होम स्टे नामक जिस प्रकार से योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की, जिसमें रोजगार भी मिलता है, सस्ते लोगों को रुकने के लिए कमरे और ऐसी सुविधाओं का होता है। तो इन चीजों को, सुविधाओं को जितना हम बढ़ा देंगे, हमारी प्रदेश की इनकम भी बढ़ेगी, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकल प्रोडक्ट है, जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे गांव देहातों में हमारे क्षेत्र की महिला पुरुषों द्वारा अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पंख लगने का काम करेगा। और उसका मूल मंत्र सिर्फ यही है कि हमारे तीर्थाटन और पर्यटन स्थल को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे मजबूत और वहां तक पहुंचने। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।